हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इमामी लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे और कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट का रिएक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक दिन में रिटर्न बना के दिया है। अभी हम लोग कंपनी के Q4 के हाइलाइट्स देख लेंगे। तो नेट कंसोलिडेटेड सेल्स इसका देखेंगे हम लोग तो 8% से ग्रो हुआ है। 881 करोड़ का इसका नेट सेल है। उसके अंदर से अगर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 891 करोड़ का है, 7% से ग्रो हुआ है। डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो 8% से ग्रो हुआ है, उसका वॉल्यूम ग्रोथ है 6.4% का। और इंटरनेशनल बिजनेस है वो 8% से ग्रो हुआ है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है इसकी 9% की है। ग्रॉस मार्जिन देखेंगे हम लोग तो 65.8% से इम्प्रूव हुआ है बाय 270 बेसिस पॉइंट्स, जो कि बहुत ही अच्छा है। एबिटडा देखेंगे तो 211 करोड़ से ग्रो हुआ है और 6% ऑन एन एवरेज यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3% से ग्रो हुआ है। 149 करोड़ का इसका वैल्यू है। ठीक है, कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा जो भी इसका एडवर्टाइजिंग प्रमोशन है उसके अंदर भी कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा स्पेंडिंग किया है। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे देखेंगे ये डेली चार्ट है यहाँ पे, और ये है इसका कैंडल। ठीक है, ये है इसका कैंडल। कंपनी ने एक दिन मतलब रिजल्ट के बाद में इसका जो मार्केट रिएक्शन है काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये कंपनी बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा इसने स्ट्रगल किया है। उसके बाद में ये डब्ल्यू बनाने का कोशिश की थी, यहाँ पे डब्ल्यू बन भी गया था। देन अगेन यहाँ पे करेक्शन आया। मार्केट ने बहुत ही इसको पॉजिटिव वे में लिया है और बहुत ही इसमें अप ट्रेंड बना के दिया है। ये इसका वीकली चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे ना तो ये लेवल मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पे, तो 675-77 तक का इसका जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया है। इसका जो पहला टारगेट था वो तो अचीव हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट आप देखोगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक इसने टच किया है। एंड अब नेक्स्ट इसका टारगेट बनता है यहाँ पे, जिसका प्राइस है 675-677 तक इसका हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट के रिजल्ट्स अच्छा आए हैं इस वजह से इसने रिएक्शन दिया है यहाँ पे। लेकिन अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम आता है तो ये लेवल पे आके ये इसका सपोर्ट हो सकता है 499, 495, 99 का, या फिर 500 तक का। ये इसका आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप ये वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से देखिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये है Q4 FY24 का परफॉर्मेंस स्नैपशॉट। यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस वॉल्यूम देखेंगे हम लोग 6% से ग्रो हुआ है। डोमेस्टिक बिजनेस वैल्यू जो है 8% से ग्रो हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस 9% से, और इंटरनेशनल बिजनेस INR जो है वो 8% से ग्रो हुआ है। कंसोलिडेटेड नेट सेल्स जो है वो 8% से ग्रो हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 7% से ग्रो हुआ है। मटेरियल कॉस्ट है वो कम हो गई है अभी। और कंपनी ने यहाँ पे आप देखोगे तो 39% का यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में कंपनी ने स्पेंडिंग किया है, जिसकी वजह से कंपनी को बिजनेस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एबिटडा ग्रोथ है वो 6% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3% से ग्रो हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन जो है, ग्रॉस मार्जिन तो अच्छा है इसका 270 बेसिस पॉइंट से। फिर एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग यानी ANP स्पेंड जो है 470 बेसिस पॉइंट से, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा है। एबिटडा मार्जिन इसका यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, -20 बेसिस पॉइंट का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे तो -60 बेसिस पॉइंट्स। तो ये दो चीज़ है जो इसकी ख़राब है अभी भी। अभी यहाँ पे FY24 का परफॉर्मेंस स्नैपशॉट देख लेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस 2% है, और ये डोमेस्टिक बिजनेस वैल्यू जो है वो 4%। ये क्यों है? क्योंकि कंपनी का Q3 का रिजल्ट्स आप देखोगे और उसके पहले के रिजल्ट देखोगे तो कंपनी इतना परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं आए थे, जिस वजह से इसका जो परसेंटेज है अभी वो डाउन हो गया है, क्योंकि कंपनी ने Q4 में परफॉर्म किया है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो 12% का है कांस्टेंट करेंसी, और इंटरनेशनल बिजनेस INR देखेंगे तो 9% का है। कंसोलिडेटेड नेट सेल्स देखेंगे 5% का है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है 5% का, और मटेरियल कॉस्ट कम होके 3% का हो गया है। और
ओवरऑल एक साल में कंपनी ने स्पेंडिंग किया है 16% का एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में। एबिडा ग्रोथ जो है वो 10% से हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ जो है वो 13% से ग्रो हुआ है, जो कि ये बहुत ही अच्छा है। ये दो इसमें ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। मार्जिन यहाँ पे देख लेंगे तो ग्रॉस मार्जिन 290 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है। A&P स्पेंडिंग यहाँ पे देखेंगे तो 170 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है। एबिडा मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है, जो कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है। अब यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस देख लेंगे कंपनी का, कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है। यहाँ पे Q4 कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 9% से है। Q4 रिपोर्टेड ग्रोथ जो है वो 8% से है, ठीक है। देन FY कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 12% से ग्रो हुआ है। FY रिपोर्टेड ग्रोथ है 9% से। FY24 कॉन्ट्रीब्यूटेड टोटल नेट सेल्स जो है वो 17.5% से, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। सेल्स अच्छे होंगे तो प्रॉफिट अच्छे होंगे, जिसकी वजह से कंपनी का 17.5% ये बहुत ही अच्छा नंबर है। यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी के अलग अलग यहाँ पे पोर्टफोलियो है। SAARCNC पोर्टफोलियो, मीना पोर्टफोलियो एंड सिस पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप देखेंगे तो सार्क एंड सी पोर्टफोलियो से 39% का यहाँ पे बिजनेस होता है। मीना पोर्टफोलियो से यहाँ पे देखेंगे तो 44% से, और सिस का देखेंगे तो 10% से, अदर से 7% से। तो जो इसका ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मीना के अंदर, और उसका जो ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इंटरनेशनल बिजनेस के जो ब्रांड्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, 7 ऑयल्स इन 1 डैमेज रिपेयर कंडीशनर रेंज, फिर क्रीम 21 स्किन ऑयल, फिर क्रीम 21 बेबी रेंज। ये सारे कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा कंपनी ने 15 न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, और ये लॉन्च किया कब किया है, FY24 में, ठीक है। तो ये तो 3 नए प्रोडक्ट है, इसके अलावा 15 न्यू प्रोडक्ट है कंपनी के। अब यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेंगे Q4 FY24 का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स यहाँ पे एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू यहाँ पे देखेंगे तो डिक्लाइन होते जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, ठीक है। फिर स्टाफ कॉस्ट भी देखेंगे कम हो गया है। A&P कॉस्ट देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है 470 बेसिस पॉइंट से, ठीक है। तो ये अच्छा भी है। क्यों अच्छा है, क्योंकि जितना हम लोग प्रमोशन, जितना कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है उतना उनका प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। तो उस तरीके से ये तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज है। एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे देख लेंगे तो ये कंपनी का कम हो गया है। अदर इनकम भी कंपनी का कम हो गया है, और इंटरेस्ट पेड जो है वो ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पे FY24 फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेंगे। पहले हमने देखा था Q4 FY24 का, ये है FY24 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स से सोल्ड है वो अभी भी कम है, यहाँ पे डिक्लाइन 290 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। स्टाफ का कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी सेल्स करेगी तो उनको और स्टाफ चाहिए रहता है, ठीक है। जो भी उनका नया नया प्रोडक्ट है उसके लिए नए लोग चाहिए रहते हैं, नए लोग मीन्स और ऐड होने चाहिए। क्यों, क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का जो भी बिजनेस है वो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज हो गया है, जो कि अच्छी बात है। और A&P कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे अगर ईयरली देखेंगे ना हम तो 16.5% का था पहले, और अभी 18.2% का है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे देखेंगे तो ये कम हो गया है, जो कि अच्छी बात है। अदर इनकम यहाँ पे देखेंगे तो कम हो गया है, कंपनी को अदर इनकम ज़्यादा नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट पेड जो देखेंगे वो ऑब्वियसली इंक्रीज ही होता है ईयर ऑन ईयर। अभी यहाँ पे शेयर होल्डर्स का रिवॉर्डिंग देख लेंगे। तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है, और यहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स भी डिक्लेयर किया है। यहाँ पे देखो डिविडेंड, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड जो है वो 4 रुपीज़ का रहेगा पर शेयर, एंड सेकेंड इंटरिम डिविडेंड 4 रुपीज़ का रहेगा, यानी टोटल डिविडेंड कंपनी ने 8 रुपीज़ का डिक्लेयर किया है, ठीक है। और पे आउट रेशियो ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48%। आउटले यहाँ पे 230 करोड़ का है, और यहाँ पे शेयर एक्वायर्ड है 46.5 लैक्स का, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी कंपनी का हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे। तो मार्केट कैप कंपनी का 26,820 करोड़ का है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 36.8 का है। बुक वैल्यू 56 है। डिविडेंड यील्ड कंपनी काफ़ी अच्छा देती है। ROCE देखेंगे तो 32.6% का है। ROE 30.7% का है, ठीक है। इंडस्ट्री पी है 39, और अभी स्टॉक का पी है 36, यानी
यानी कंपनी जो इंडस्ट्री पीस है काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 10.9, करंट रेशियो है 1.87, क्विक रेशियो है 1.44। बहुत ही अच्छा इसका है, बहुत ही अच्छा इसका क्विक एंड करंट रेशियो है। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है जो ये है, कंपनी का प्लेज परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 13.1% का है। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। अब यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे हम लोग तो 3.62% का है, डिसेंट है, ज़्यादा खास नहीं है। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का 17.7% का है। सेल्स ग्रोथ भी देख लिया था हमने, 5.06% का है ट्रेलिंग 12 मंथ का। ठीक है, क्वार्टरली सेल्स यहाँ पे देखेंगे ये है 6.61 का। तो अभी कंपनी ट्राई कर रही है इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपने जैसे मेरा Q3 के रिजल्ट का भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा रहेगा तो उसमें आपको समझा रहेगा कि कंपनी ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं की थी, उनका सेल्स डाउन हुआ था जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई थी। ठीक है, तो अभी Q4 में कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन पास्ट जो क्वार्टर्स गए उसमें परफॉर्म नहीं करने की वजह से ईयर ऑन ईयर भी उनका सेल्स थोड़ा सा डाउन हो जाता है। फिर भी कंपनी ने अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीजी रेशियो है इसका 1.92 का, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे यहाँ पे। तो सेल्स जो है इसका एवरी ईयर इसका सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छी है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये मल्टीबैगर रिटर्न दे तो नहीं देगी, क्योंकि कंपनी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी टाइम से लिस्टेड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये आपको तुरंत ज़्यादा पैसे बना के दे दें, नहीं, ये स्लो चलती है, स्टेडी चलती है। पहले अच्छा अप ट्रेंड में चलेगा, देन करेक्शन आएगा, फिर अप ट्रेंड में चलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिसको 3 साल 4 साल तक का होल्ड कर सकते हैं, वही ये स्टॉक को लेके चलिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेंगे हम लोग। तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है, 724 का हो गया है, पहले 627 का था, जो कि बहुत ही डिसेंट है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 26% का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो 946 का हो गया है, और पहले कितना था 855 का। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया है ईयर ऑन ईयर। ईपीएस देखेंगे यहाँ पे, तो ईपीएस 16.58 का हो गया है, पहले 14.50 का था, उसके पहले ज़्यादा था। ठीक है, मार्च 2022 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ था FY 2023 में, और FY 2024 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बैलेंस शीट देख लेंगे हम लोग। कंपनी का इक्विटी कैपिटल जो है वो सेम है 44 करोड़ का। यहाँ पे रिजर्व्स देखेंगे तो कंपनी की रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले 762 का था, उसके बाद में अभी डायरेक्टली 2403 का हो गया है। ठीक है, तो बोरोइंग यहाँ पे देखेंगे तो थोड़े से बोरोइंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है, लेकिन इसके रिजर्व्स के सामने इसकी बोरोइंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बोरोइंग मतलब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, तो इसका जो रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत अच्छे से है। कंपनी और चाहिए तो और ज़्यादा बिजनेस को ग्रो कर सकती है और एडवर्टाइजिंग कर सकती है। ठीक है, देन यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो 3280 का हो गया है, और पहले 3096 का था, तो ये भी इंक्रीज़ हो गया है। वैसे ही टोटल एसेट भी इसका इंक्रीज़ हो गया है। रेशियोज देख लेते कंपनी के। तो डे जो है वो 50 का हो गया है, पहले 44 का था, तो इंक्रीज़ हो गया, ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। देन यहाँ पे इन्वेंट्री डे है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। कम होता तो अच्छा रहता था, लेकिन इंक्रीज़ होते जा रहा है। डे पेएबल भी इंक्रीज़ हो गया है, और कैश कन्वर्जन साइकिल ये जो है वो कम हो गया है, ये एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है इसकी। एंड इसका वर्किंग कैपिटल डे है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सब नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे हम लोग कंपनी का। तो प्रमोटर होल्डिंग सेम है, लेकिन जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया कि 13% का इसका प्लेज में है। ठीक है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, वो मत भूलिएगा। FI का होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज़ हो गया, 13.46% का हो गया है, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है। FI कंटिन्यूसली इसमें बाइंग करते जा रही है। DI का देखेंगे तो DI कंटिन्यूसली इसमें से सेलिंग करते जा रही है, एंड पब्लिक यहाँ पे कंटिन्यूसली बाय करते जा रही है। ठीक है, तो इतना इसके अंदर बाइंग क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये और अच्छे से परफॉर्म करे और ज़्यादा रिटर्न बना के दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का की ESG इनिशिएटिव कंपनी ने लिया था FY 24 में। तो यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कंपनी ने कम कर दिया है 12% से, जो कि बहुत ही अच्छा है। वाटर कंजम्पशन भी कंपनी ने 17% से कम कर दिया है, ये भी बहुत अच्छा है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी
19% ऑफ टोटल कंजम्पशन यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से कर रही है कंपनी। प्लास्टिक जो है वो रिसाइकलिंग पे कर रही है, यहाँ पे देखेंगे इसका ये वैल्यू है। और CSR इनिशिएटिव देखेंगे तो 4.7 लाख बेनिफिशरीज, तो 19 रेयर हब कल्टीवेट किया है कंपनी ने, 1200 प्लस फार्मर्स है यहाँ पे, और 300 एकड़ कल्टीवेटेड एरिया है कंपनी का। तो कंपनी काफ़ी एंगेज्ड है ये सारी चीज़ों में, नेचुरल चीज़ों में, और यहाँ पे फार्मर एंगेजमेंट, फिर ट्रेनिंग, फिर वो सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सो दैट इनको आगे जाके फ्यूचर में बहुत हेल्प हो सके, और ये ऑर्गेनिक वे में कर रही है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है। आप इसको सही से स्टडी कीजिए और फिर सोचिए आपको ये स्टॉक में क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।